यस सो गुड मॉर्निंग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग फास्ट ट्रैक बैच फॉर मे 2024 एग्जाम। सो सबसे पहले एक बहुत बड़ा मीथ है। ओके, क्या मीथ है कि एडवांस अकाउंट जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ओके, तो वो बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए हैं। ओके, सो कैसे होता है कि बहुत बार हमने सुना अलग अलग लोगों से कि हमें वो सच लगने लगता है। करेक्ट, तो आपने बहुत सोर्सेस से सुना होगा कि एडवांस अकाउंट्स में बहुत चेंज है, बहुत चेंज है, बहुत चेंज है, बट बहुत चेंजेस नहीं है। एक्चुअली सिलेबस बहुत ही कम कर दिया है। ओके, सो पहले हम वो देखते हैं कि सिलेबस कितना कम हुआ है, क्योंकि पहले 5 मिनट तो मेरे इसमें ही जाने वाले हैं कि अकाउंट सब्जेक्ट जो है वो उन्होंने डिफिकल्ट नहीं किया है, वो और इजी कर दिया है, ये समझाने में ही जाएंगे। एंड आफ्टर 5 मिनट्स यू विल ऑल्सो सी दैट कि अकाउंट सब्जेक्ट उन्होंने इजी कर दिया है। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हम डर रहे हैं क्योंकि हमने क्या सुना है, पहले 20 मार्क्स के लिए आ रहा था, अभी वो अराउंड 70-80 मार्क्स का तो स्टैंडर्ड्स ही है, मतलब अकाउंट्स मतलब स्टैंडर्ड्स ही हो गया है। तो अभी स्कोरिंग सब्जेक्ट के कैसे बनेगा, जो हमने टारगेट अबाउट 60-70 रखा था अकाउंट्स में, तो अभी आ सकता है क्या 60-70, तो आराम से आ सकता है। सो देखो उन्होंने क्या किया है, आपको ये पता है, दो जो पहले थे ग्रुप 1 में एक अकाउंट्स है, ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट्स, उसको क्लब कर दिया है। ओके, इसका मतलब ही मुझे बताओ, चैप्टर्स कम हुए रहेंगे या बढ़ गए हैं? चैप्टर्स कम हुए हैं, करेक्ट। सो ग्रुप 1 अकाउंट्स अगर आपने लिखा है तो उसमें से कौन से चैप्टर्स है मुझे बताओ अभी के सिलेबस में। ग्रुप 1 आपने दिया है, हाँ, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। हाँ, सो ग्रुप 1 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, एक 7-8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, करेक्ट, वो सारे हैं। एंड जो न्यूमेरिकल है टॉपिक्स, उसमें से क्या क्या है आपने बताया, ब्रांच, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कुछ नहीं। सो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने बताया कि ग्रुप 1 के सारे हैं, उसके साथ साथ ये 3 चैप्टर्स भी है, इंट्रोडक्शन टू एएस, फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, वो भी साथ में आ गए। ओके, बट उसका वेटेज कम है, ये भी आपको पता है, करेक्ट। सो डायरेक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे स्टार्ट करेंगे, इसलिए पहले उसकी इंट्रोडक्शन चाहिए ना। सो वो चैप्टर्स है, क्योंकि आपको एएस फाउंडेशन में बिल्कुल भी नहीं थे, तो वो चैप्टर्स है, बट वेटेज उसका कम होने वाला है। सो एएस छोड़ के कितने चैप्टर्स आ गए, ग्रुप 1 में से 2 ही आ गए। ओके, अभी ग्रुप 2 का बताओ, ग्रुप 2 में जो एडवांस अकाउंट्स था उसके सारे एएस आ गए, करेक्ट। एंड कौन से चैप्टर्स कौन से आ गए, बायबैक, ओके, सो बायबैक, हाँ, अमलगमेशन ऑफ कंपनी एंड रिकंस्ट्रक्शन, इतने ही आ गए हैं। ओके, सो अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, बायबैक, ब्रांच जो ग्रुप 1 का है, एंड ग्रुप 1 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतने 5 चैप्टर्स हैं एंड बाकी सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो सिलेबस कम हुआ या नहीं हुआ, आप ही बताओ। सिलेबस कम हो गया, करेक्ट। अभी मुझे बताओ कि जो बैलेंस शीट वाले चैप्टर्स है वो कौन से, जो 15-20 मार्क्स को आते हैं, कौन से वाले हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अमलगमेशन है, नहीं, बायबैक तो 5-6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 8-10 मार्क्स, या कभी कभी 5 मार्क्स का भी आता है कैश फ्लो। अमलगमेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, और कौन सा है जो 15 या 20 मार्क्स के लिए आ सकता है, करेक्ट, या उससे भी 8-10 का भी आता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। ओके, वो बड़ा चैप्टर है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बहुत कम आने वाले हैं। ओके, 15-20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, एंड ब्रांच एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आएंगे, बट 20 मार्क्स के लिए नहीं आ सकता, वो 8-10 या मैक्सिमम 15 मार्क्स का आ सकता है। ओके, एंड बाकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी देखे हैं ओल्ड सिलेबस में भी,
वो कितने मार्क्स के लिए आते हैं एक क्वेश्चन? हाँ करेक्ट, 5 मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ओके, 5-5 मार्क के। एंड 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन सिर्फ हार्डली, करेक्ट, 2-3 चैप्टर से ही आएंगे। उसके बाद पैटर्न क्या चेंज हुआ है? पेपर पैटर्न या सेम है? करेक्ट करेक्ट, 30% MCQs है और उसमें निगेटिव मार्किंग है क्या फाउंडेशन जैसे? नहीं है, ओके। सो जो MCQ आने वाले हैं वो कितने मार्क्स के होंगे? हाँ, बट एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 और 2 मार्क्स, करेक्ट। सो मार्क्स जो है मतलब क्वेश्चन वाइज मार्क्स कम हो गए हैं अभी, ओके, 1 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क्स। सो स्कोरिंग है या नहीं है? स्कोरिंग है, सिलेबस कम हुआ है। क्वेश्चन वाइज जो पहले 15-20 मार्क्स वाले बहुत चैप्टर्स थे ना, डिपार्टमेंट था, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ओके, तो वो अभी कुछ नहीं है, करेक्ट। सो क्वेश्चन वाइज मार्क्स भी कम हो गए हैं, ओके। सो मुझे बताओ बहुत कुछ डिफरेंस है क्या? मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो आपने कभी देखे ही नहीं ऐसे है? देखे है आपने? सो एडिशनल कितने स्टैंडर्ड्स आ गए? मेरा जो सेल्फ स्टडी गाइडेंस का सेशन था, हाँ करेक्ट, उतने ही नए स्टैंडर्ड्स हैं, ओके। सो 3-4 नए स्टैंडर्ड्स हैं। सो बहुत चेंज सिलेबस में नहीं हुआ है, बाकी पूरा सिलेबस आपने देखा हुआ ही है। बिल्कुल भी नहीं देखा ऐसे कौन से है? 3-4 स्टैंडर्ड्स। सो एक्चुअली अकाउंट्स डिफिकल्ट नहीं किया है उन्होंने, इजी ही कर दिया है, ओके। सिर्फ प्रॉब्लम क्या हुआ है कि पहले सिलेबस बहुत था, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वेटेज 20 मार्क्स का था, बट कैसे हो रहा था 20 मार्क्स के लिए इतने क्वेश्चंस करना, क्योंकि 7 to 8 स्टैंडर्ड्स थे आपको। सो हर स्टैंडर्ड के ऊपर 15 to 20 क्वेश्चंस आपके पास थे फॉर प्रैक्टिस पर्पज, ओके, इंटू 7 to 8 करो। सो उतने क्वेश्चंस 20 मार्क्स के लिए करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहता था। तो अभी आपके पास फुल टाइम है क्योंकि उतना ही करना है, तो आप डिटेल में ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इलस्ट्रेशन का, एक्सरसाइज का, पास्ट RTP MTP जो कंपाइलेशन होता है, तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रांग हो जाएंगे आराम से, ओके। सो अभी हम पहले सिलेबस देखते हैं क्या क्या है। सो कितने चैप्टर्स है टोटल आपको? 15 चैप्टर्स है। एंड मॉड्यूल्स कितने हैं? करेक्ट, 3 मॉड्यूल्स है। सो मैंने यहाँ पर सिलेबस ओपन किया है। सो फर्स्ट जो मॉड्यूल है उसमें से पहले 3 टाइम पास वाले चैप्टर जो मैंने बताया, इंट्रोडक्शन टू AS, फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS, ओके। सो एप्लीकेबिलिटी में क्या होगा? करेक्ट, किसको एप्लीकेबल है किसको नहीं है। सो कंपनीज के केस में जो लिस्टेड कंपनी, देन नॉन SMC, SMC। सो SMC का फुल फॉर्म पता है क्या? स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज, हाँ। एंड ये कंपनीज में बाइफरकेशन करके उन्होंने एप्लीकेबिलिटी दी है कि किसको एप्लीकेबल है किसको नहीं है। एंड जो नॉन कंपनीज है मतलब कौन लोग? प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, नहीं वो भी कंपनीज में ही आता है। नॉन कंपनीज मतलब प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप, ओके। तो उनके केस में कैसे किया जाता है एप्लीकेशन का? ओके ओके, सो उनके केस में भी हम देखने वाले हैं कि बाइफरकेशन कैसे होने वाला है, ठीक है। सो उस केस में किसको AS एप्लीकेबल है किसको नहीं है, किसको मैंडेटरी है AS वो, एंड किसको सिर्फ प्रमोट किया है उन्होंने, मोटिवेट किया है कि आपको मैंडेटरी नहीं है बट यू आर एनकरेज टू फॉलो दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS में। इंट्रोडक्शन में क्या होगा? लिस्ट सारी AS की, AS किसने इशू किए, कब इशू किए, क्यों इशू किए, ओके। फ्रेमवर्क में क्या है? करेक्ट करेक्ट, AS रिलेटेड नहीं है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में AS रिलेटेड कुछ नहीं है, फ्रेमवर्क में बहुत बेसिक है, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट इज इनकम, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, फिर वो आपको इक्वेशन याद होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, करेक्ट, वो सब फ्रेमवर्क में है, ओके, बहुत बेसिक, ओके। ये एक्चुअली फाउंडेशन में डाल सकते थे वो, बट ठीक है इंटरमीडिएट में कुछ तो सिंपल चाहिए,
तो ये एक बहुत बेसिक सिंपल चैप्टर है। इन सब का वेटेज क्या होगा, कितने मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आएगा, अराउंड 5। ओके, उसके बाद चैप्टर 4 में उन्होंने एस को कैसे डिवाइड किया है देखो। चैप्टर 4 का नाम देखो क्या है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो क्या लग रहा है आपको नाम से, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो लिस्ट है नीचे यूनिट 1 to 7, वो एस पढ़ के आपको क्या मिलने वाला है, ये करना है मतलब। हाँ, बट ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड का मीनिंग क्या होगा, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं इन रियल लाइफ में, उसका जो एक्चुअल यूज है फॉर्मेट वाइज। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो ये जो स्टैंडर्ड्स दिए हैं 1 to 7, इसमें जो भी स्टैंडर्ड्स है वो आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन कहाँ पर आता है, नोट्स टू अकाउंट्स में। हाँ, सो नोट्स टू अकाउंट्स में जो भी कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है वो कैसे प्रेजेंट करनी है, उसका गाइडेंस आपको इन 7 स्टैंडर्ड से मिलेगा। ओके, फर्स्ट जो स्टैंडर्ड है AS1, उसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आपको पता है ये कहाँ पर डिस्क्लोजर करना होता है, नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब 1 to 7 जो यूनिट्स है उसमें जो भी हम स्टैंडर्ड सीखेंगे वो नोट्स टू अकाउंट्स में रहेंगे। ओके, एक्सेप्ट AS3, कैश फ्लो स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट्स में आता है या ये अलग स्टेटमेंट है, इज इट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नो, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ विच एंटिटीज, Small and medium companies, but the exception to it is small companies, dormant companies and one person. करेक्ट। सो सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप बनाता है क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ, बट इज इट कंपल्सरी फॉर, करेक्ट करेक्ट। सो सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के लिए AS3 कंपल्सरी नहीं है, करेक्ट। कंपनीज को है बट उसमें भी कुछ एक्सेप्शन तुमने जो बताया वो है। ओके, सो AS3 एक स्टेटमेंट रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, बाकी आप कहाँ पर दिखाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स में। AS1 जो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, उसमें पहले आपको है किसका मीनिंग सीखना पड़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी का, करेक्ट। एंड देन डिस्क्लोजर्स हम कैसे करना है वो पैराग्राफ थोड़े आपको लर्न करने पड़ेंगे। ओके, AS3 जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टेटमेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, सो आपको कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। ओके, जो भी रिजल्ट्स आते हैं आपके नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिजल्ट्स, मतलब क्या रिजल्ट्स होते हैं उनके, फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट और लॉस, दैट इज फाइनेंशियल रिजल्ट। ओके, सो प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब किसकी पोजीशन, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन, वो आपको सेगमेंट वाइज रिपोर्ट करनी है। सो वो सेगमेंट कैसे होते हैं, आइदर ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स होते हैं या ऑपरेटिंग सेगमेंट्स होते हैं। ज्योग्राफिकल मतलब कैसे होंगे, एरिया वाइज, ओके, आइदर कंट्री वाइज होंगे या सिटी वाइज होंगे। ओके, वो हम डिटेल में देखेंगे। सो मतलब वो कैसे करेंगे, अगर आपकी जो कंपनी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड है तो इंडिया का एक सेगमेंट है, एक USA का सेगमेंट है, तो इंडिया सेगमेंट से कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, इंडिया सेगमेंट में कितने एसेट्स लायबिलिटीज है, जैसे US का भी, जैसे हर कंट्री का, तो ज्योग्राफिकल हुआ। एंड ऑपरेटिंग में कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके कंपनी में 10 प्रोडक्ट्स है तो वो हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट लॉस कितना है, एसेट लायबिलिटी कितने हैं, ऐसे 10 प्रोडक्ट का अलग अलग आएगा। ठीक है, वो सेगमेंट रिपोर्टिंग हुआ। ये हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, या ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, क्या क्या हेल्प होगी आपको ऐसे, हो रही है ना, तो वी कम टू नो कि कौन से चैप्टर का जो रिलेटेबिलिटी है वो कितना है एंड कैसे कैसे उसको आगे प्रैक्टिस किया जा सकता है। हाँ करेक्ट, नहीं, एंड स्पेसिफिक सेगमेंट रिपोर्टिंग जो एस है उसका अगर मैं पूछूं कि क्या हेल्पफुल है, बिजनेसमैन को ऐसे हर कंट्री का दिखा के रिपोर्टिंग करके क्या फायदा होगा, या फिर कौन सा ब्रांच को ज्योग्राफिकल वाइज सोचे तो कौन सा ब्रांच ऐसा है जो आपको काफी कम प्रॉफिट दे रहा है एंड कंपेयर्ड टू एक्सपेंसेस, सो वी कैन कम टू नो एंड उस हिसाब से अपन डिसीजन ले सकते हैं,
क्या नहीं करना है। ऑपरेशनल वाइज देखें तो प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट है जो मेरे को काफी कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो आई कैन इन्वेस्ट Focus, मोर इन correct, दैट प्रोडक्ट। correct. अगर कोई प्रोडक्ट है जो मुझे ज्यादा खर्चे में काफी कम प्रॉफिट दे रहा है, आई कैन थिंक अबाउट इट, इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। कोई प्रोडक्ट ऐसा भी होगा जो हमें लॉस ही दे रहा होगा, लेकिन हम इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं तो रिटर्न्स है वो काफी कम है हमारे, तो वी कैन इवन स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट, करेक्ट। एंड फिर जो ज़्यादा इन्वेस्ट प्रॉफिटेबल है उस पर वो पूरा फोकस, किया जा सकता करेक्ट करेक्ट। सो सेगमेंट रिपोर्टिंग इज हेल्पफुल, ओके, टाइम पास के लिए नहीं है। AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, अगेन आपको क्या लगता है ऐसे रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, परचेज सेल या बाकी भी कुछ की, रिलेटेड पार्टी से रेंट पे लिया है या रेंट पे दिया है, कुछ भी टाइप के ट्रांजैक्शन, तो वो क्यों डिस्क्लोज करने चाहिए? वो डिस्क्लोज करना जरूरी इसलिए ताकि हमें पता चले कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इन हमारा बिजनेस वो कहाँ पे यूज हो रहा है। अगर वो राइट वाइज यूज नहीं हो रहा है तो हम उसका जो मोटिव है वो शिफ्ट कर सकते हैं, अगर वो जो मनी है हमारा फंड जो है हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच विल गिव अस ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट एंड इट विल आल्सो हेल्प अस टू क्लियर दिस थिंग कि एज कंपेयर्ड टू द मार्केट हमारे जो रेट्स चल रहे हैं वो निगोशिएबल है। अगर कम ज्यादा है तो हम निगोशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ, एंड कभी कभी ऐसे हो सकता है क्या कि रिलेटेड पार्टी है, मतलब रिलेटिव्स है आपके, तो आपको बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन कुछ प्रोडक्ट्स आपको फ्री में सेल करने पड़े या कम प्राइस पे सेल करने पड़े, तो ऐसे अलाउड है क्या? ऐसे अलाउड एक्चुअली नहीं होना चाहिए, बट है क्योंकि इससे ही बिजनेस रिलेशंस डेवलप होते हैं। हाँ, सो वो अगर रिलेशंस की वजह से कम प्राइस में आपको सेल करना पड़ा या वो भी आपको परचेस उससे करते हो कि आपको कम प्राइस में मिल रहा है, तो वो डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे। एंड अगर आप उसके साथ मार्केट प्राइस पे ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपका रिलेटिव ही है, कंपनी का रिलेटिव है, बट फिर भी आप मार्केट प्राइस पे ही ट्रांजैक्शन कर रहे हो, फिर भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा या फिर जरूरत नहीं है? क्या लगता है? देना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट। अगर आप मार्केट प्राइस पे भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो रिलेटिव्स के साथ, रिलेटेड पार्टीज के साथ, तो भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्यों? मार्केट प्राइस पे चल रहा है तो क्यों देना है? प्राइस पे चल रहा है, बट हमारे पास जो एक डेटा होता है, लाइक अगर मैं आपकी रिलेटिव हूँ, प्लस आई हैव वन मोर बायर जिससे मैं खरीद सकती हूँ पोटेंशियली, अगर मुझे वो डिस्काउंट देगा तो मैं उसके पास जाऊंगी। आई डोंट थिंक कि मेरा आपके साथ रिलेशन है या जो कुछ भी है एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो इसीलिए वो डिस्क्लोजर देना जरूरी होता है ताकि हमें पता लगे कि बाबा हाँ ठीक है, ये चीजें हैं जहाँ पे हम निगोशिएट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट अगर हमें इससे बेटर डील मिल रहा है तो हम उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। करेक्ट। सो मार्केट प्राइस पे भी है तो भी डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। और एक रीजन ये कि जो भी यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, आपको पता है वो बैंकर्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स वगैरह, तो उनको पता होना चाहिए कि ठीक है कि ये मार्केट प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुई है, बट रिलेटेड पार्टी होने के कारण फ्यूचर में इन्फ्लुएंस हो सकता है। ओके, जैसे तुमने बताया कि दूसरा पर्सन जो नॉन रिलेटेड है वो डिस्काउंट पे दे रहा है, तो रिलेटेड पार्टी क्या कर सकती है, वो और ज्यादा डिस्काउंट दे सकती है। सो इन्फ्लुएंस हो सकता है, अभी नहीं हुआ, अभी मार्केट प्राइस पे हुआ, बट फ्यूचर में हो सकता है, तो उसकी आइडिया यूजर्स को होनी चाहिए। सो ये भी एस इम्पॉर्टेंट है। देन अर्निंग्स पर शेयर AS 20 नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ तो आपको डिवीजन करनी है। न्यूमरेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा। पर शेयर मतलब डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स होंगे एंड न्यूमरेटर में अर्निंग्स होंगे। ओके, तो वो जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो कौन से शेयर्स होंगे, मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दोनों, या सिर्फ इक्विटी शेयर्स या सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स? इससे MCQ भी बन गया देखो। हाँ, तो इसका आंसर है सिर्फ इक्विटी शेयर्स। ओके, सो अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर्स आएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उनका जो अर्निंग है वो फिक्स है ना। क्या है, कौन सा अर्निंग है उनके लिए? प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स क्या कमाते हैं? डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, वो फिक्स रेट है उसका,
तो उनका तो कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। किसका डिविडेंड फिक्स नहीं है? इक्विटी वालों का। तो इनका अर्निंग चेंज हो सकता है। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स पे इम्पैक्ट हो गया, मतलब जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, ओके, वो अगर बढ़ गए तो अर्निंग्स क्या होगा? कम हो जाएंगे, क्योंकि शेयर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं ना, सो डिविजन्स बहुत हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ शेयर्स कब बढ़ेंगे? हाँ, सो किसकी वजह से इक्विटी शेयर्स ज्यादा हो जाएंगे? बोनस इशू की वजह से होंगे। हाँ, सो ऐसे सिचुएशंस बताओ। एक बोनस इशू हो गया, राइट इशू, करेक्ट। नॉर्मल इशू भी हो सकता है, नॉर्मल इशू, हाँ। आपने कुछ पार्टली कन्वर्टिबल, फुल्ली कन्वर्टिबल, जब शेयर्स जो रहते हैं, जब वो लोग when they redeem it, few people can also convert it, like हाँ, the preference हाँ, can also convert it into इक्विटी शेयर्स, हाँ, एंड डिबेंचर्स, हाँ, डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स वाले क्या कर सकते हैं? convert कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, सो उससे बढ़ जाएंगे ना, करेक्ट। और किससे बढ़ सकते हैं? तो इससे अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है, हाँ, ये सब लोग आ गए तो। इंक्रीज का होगा, अभी डिक्रीज का बताओ। आपने एक चैप्टर बताया मुझे, 5 चैप्टर में से जो एडवांस अकाउंट से आता है, उससे कम हो सकते हैं नंबर ऑफ शेयर। बायबैक, करेक्ट। बायबैक ऑफ शेयर से शेयर्स कम होंगे तो अर्निंग पर शेयर, करेक्ट, बायबैक ही, ओके। क्योंकि इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन तो बीच में नहीं होता, जब आप कंपनी बंद करोगे तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट मिलता है, सो एक ही है बायबैक। एंड इक्विटी शेयर्स ऐसे डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं क्या? नहीं होते, करेक्ट, यस। सो डिनोमिनेटर का समझा। अर्निंग्स का बताओ, अर्निंग्स कब बढ़ेंगे? अगर आपने डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया तो आपको डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं पे करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं पे करना है, तो वो कम हो गए तो अर्निंग्स बढ़ जाएगा, सो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, ओके। ऐसे सारे सिचुएशंस हम वहां पर सीखने वाले हैं, ओके। सो अर्निंग्स पर शेयर डिस्क्लोज करके क्या फायदा है, किसको फायदा है? कंपनी को ये समझेगा कि उनका जो इन्वेस्टमेंट जो है उनका कंपनी का, हाँ, कितना किसके थ्रू जा रहा है, मतलब डिबेंचर वालों को कितना इंटरेस्ट जा रहा है, या फिर प्रेफरेंस वालों को जो डिविडेंड वगैरह मिल रहा है वो कितना जा रहा है, करेक्ट, प्लस इक्विटी वाले जो है, हाँ, they get a tip of it because they are understanding, they invested the money, so they are Correct. understanding the returns, करेक्ट, पर शेयर मुझे कितना, हाँ, so even they are satisfied, so करेक्ट। सो अगर शेयर होल्डर कैसे डिसाइड करेंगे कि अर्निंग्स अगर पर शेयर ज्यादा है तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, हाँ, हाँ, अगर उन्हें लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू माय इन्वेस्टमेंट जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो काफी कम है, they won't invest. करेक्ट। सो दे विल कंपेयर ना, अर्निंग पर शेयर इस कंपनी से मुझे कितना मिल रहा है, उस कंपनी से कितना मिल रहा है। सो ये सबसे ज्यादा किसके लिए हेल्पफुल है? जो भी यूजर्स में से इन्वेस्टर्स, करेक्ट। इन्वेस्टर्स को सबसे ये S20 इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू बैंकर्स एंड गवर्नमेंट एंड अदर यूजर्स, ओके। देन 24 में दिया है उन्होंने डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। सो आपको इंग्लिश वर्डिंग से क्या लग रहा है कि डिसकंटिन्यू ये हो चुका है या होने वाला है? अभी होने वाला है, तो उसका डिस्क्लोजर देके किसको यूजफुल है, क्यों बताना है? यूजफुल है कंपनी को, जैसे मैंने पहले बोला, कंपनी को पता होना चाहिए कौन सा जो प्रोडक्ट है वो हमें प्रॉफिट दे रहा है या हाँ, ब्रांच हमें प्रॉफिट, करेक्ट। तो जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है वो वहाँ पे फोकस करके उनके जो इन्वेस्टर्स है उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करवा सकते हैं, करेक्ट, और इन्वेस्टर्स वगैरह भी गेन कर सकते हैं, करेक्ट। इंस्टेड अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि क्या कंटिन्यू करना है ऑन द ऑपरेशन, देन क्या डिसकंटिन्यू करना है, हाँ, they might go into losses, plus investors will also not get a benefit of it, so even they will think before investing. Correct. As the profit is going in, as the company is going in loss, so we should invest it or we should not invest. करेक्ट। सो डिसकंटिन्यूइंग ऑफ ऑपरेशन मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या बता रहा है कंपनी को कि पूरा डिसकंटिन्यू होने के बाद आप लोगों को मत बताओ,
कि कल से हम ये बंद कर रहे हैं, आपको पहले ही आइडिया देनी है, मतलब कि जब से आप डिसकंटिन्यूइंग की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो तभी आपको बताना है। हाँ, करेक्ट। जो है उनका जो कोई भी होगा वो मार्केट से धीरे धीरे कम करके फिर उसे बंद करके करेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो उन्हें अच्छी जगह पे शिफ्ट करना है। रिटर्न करेक्ट करेक्ट। अगर कंपनी ने डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया कि कल से हम प्रोडक्ट बंद कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स एंड बाकी गवर्नमेंट, बाकी जो यूजर्स है, उनके डिसीजन लेने के लिए भी उनको प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि मे बी फॉर एग्जांपल नेस्ले का क्या है, मैगी प्रोडक्ट है एंड वो उसका सेल ज़्यादा है, इसलिए कंपनी की ग्रोथ के इसमें मैगी प्रोडक्ट का मतलब कंट्रीब्यूशन है ज़्यादा। सो इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली समझ में आ गया कि कल से मैगी का प्रोडक्शन बंद हो रहा है, तो अचानक शेयर प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। सो इन्वेस्टर्स को पहले ही वो हमें बताना चाहिए कि हम जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट अगर आप कौन सा बंद कर रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कि आपको फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का ही नोटिफिकेशन आ गया आपको कि आपको ये बंद करना पड़ेगा मैगी प्रोडक्ट क्योंकि इसमें कुछ है इसलिए वगैरह, तो उस केस में क्या हो सकता है, शेयर प्राइसेस पर बहुत इम्पैक्ट हो जाएगा। सो इसकी आइडिया क्या देनी चाहिए, लोगों को पहले ही देनी चाहिए। एंड तुमने जैसे बताया इनको भी टाइम लगेगा, तो उसके लिए भी बट टाइम लगेगा। बट अगर ये एस नहीं होता तो कंपनी क्या कर सकती थी कि 2-4 महीने लगने वाले हैं फॉर एग्जांपल वो ऑपरेशन डिसकंटिन्यू करने के लिए, तो पहले कुछ बताए मत लोगों को, नहीं तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, लोगों का लॉस होगा ना। सो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो यूजर्स को कैसे बेनिफिशियल है उसके हिसाब से बनाए गए हैं। सो इसलिए उनको कंपनी को क्या किया है, उन्होंने रूल क्या डाला है कि आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं बताना है कल से हम बंद करने वाले, आपको पहले ही आइडिया देनी पड़ेगी, नहीं तो इन्वेस्टर्स का लॉस होगा। क्योंकि 2 महीने से कंपनी को पता है मैगी बंद करने वाले हैं, बट आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया, तो प्रॉब्लम किसको आने वाला है, इन्वेस्टर्स को। एंड आपका क्या दिमाग चल रहा है कि हम इन्वेस्टर्स को बताएंगे ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे कंपनी नहीं कर सकती है अगर आपको AS24 कंपल्सरी है, मैंडेटरी है उन लोगों को। सो दैट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट है। AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या, इंटरिम वर्ड का मीनिंग क्या, हाँ करेक्ट, पीरियड वाइज। सो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिसको मैंडेटरी है उसको सिर्फ 12 मंथ्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके सफिशिएंट नहीं है, उसको क्वार्टरली, 6 मंथली जो भी AS25 में दिया है वैसे करना पड़ेगा। इफ AS25 इज मैंडेटरी, ये सब बड़े लोगों के लिए होता है। हाँ, AS24, 25 ये बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों का एक प्रोडक्ट बंद हो गया और जिससे बहुत लोगों पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, ओके, तो इतना उनको कंपलसरी नहीं है। तो ये सब स्टैंडर्ड्स हम सीखने वाले हैं पहले, ओके। इसके बाद मॉड्यूल 2 में चैप्टर 5 है, वो एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो आपको एसेट्स पता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड के, उसका वैल्यूएशन कैसे करना है, स्पेसिफिकली उसके रिलेटेड है, वैल्यूएशन रिलेटेड, ओके। डिस्क्लोजर कहाँ पर करना है वो तो आपको पता है ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड को। बट एसेट साइड को जो आपको अमाउंट लिखनी है वो कितनी लिखनी है वो AS बता रहा है आपको। AS2 किसके बारे में बोलेगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मतलब क्या, पुराना नाम क्या था इसका, ये नया नाम है PP, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। पुराना नाम फिक्स एसेट्स था ना, पुराना नाम फिक्स एसेट्स था, अभी उसका नाम है PP। और ये बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स के अंडर आता है, वो पता होगा। एसेट साइड को 2 ही पार्ट्स है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। सो नॉन करंट एसेट्स में PP आता है। सो PP में टैंजिबल वाले एसेट्स है, इंटेंजिबल वाले एसेट्स है, या दोनों है PP में, सिर्फ टैंजिबल। एंड इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अलग स्टैंडर्ड है उस,
हाँ वो वहां से ही आता है। वो स्टैंडर्ड का नंबर पता है क्या? AS 26, उधर ही देखो। एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में 7 स्टैंडर्ड्स है। ओके अगेन, सो ये याद रखना है आपको। AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सिर्फ फर्नीचर, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग वो वाला पार्ट आने वाला है। एंड AS 26 में वो सब पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, करेक्ट, इंटेंजिबल AS 26 में वैल्यूएशन है उसका। 10 के बाद AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट्स आपने दोनों देखे, नॉन करंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट, तो दोनों के लिए यही स्टैंडर्ड है AS 13। ओके, AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। ओके, ये कोई एसेट नहीं है। ओके, सो बोरोइंग कॉस्ट जो है मतलब क्या? बोरोइंग कॉस्ट मतलब आपने अगर लोन लिया है तो लोन सैंक्शन होने के लिए फीस लगते हैं, देन लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो ये सारे एक्सपेंसेस जो है, सैंक्शन करने की फी, इंटरेस्ट और कुछ लेट फी वगैरह लगी, तो ये सब बोरोइंग कॉस्ट में आता है। करेक्ट, तो वो जो इंटरेस्ट वगैरह आपने पे किया वो आइदर आप इन्वेंट्री परचेस करने के लिए लोन लिया है आपने, तो AS 2 मतलब इन्वेंट्री में ऐड होगा वो लोन। अगर आपने फर्नीचर परचेस करने के लिए लिया है तो वो इंटरेस्ट कहाँ पर जाएगा? फर्नीचर के वैल्यू में ऐड होगा। वो लोन आपने ऐसे ही लिया है, ऐसे ही मतलब जनरल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस के, तो वो इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस P&L को डेबिट होगा। ओके, तो वो सब वहां पर है। AS 19 लीजेस। लीजेस मतलब रेंट पे लेना। ओके, सो रेंट पे हमने क्या लिया होगा? एसेट लिया होगा। हाँ करेक्ट, मतलब एसेट ही बेसिकली। हाँ, सो जो रेंट पे आपने लिया है वो रेंट पे आपने आइदर शॉर्ट पीरियड के लिए लिया होगा या लॉन्ग पीरियड के लिए लिया होगा। ओके, सो उस हिसाब से उसका अकाउंटिंग अलग अलग है। ठीक है, सो 2 पार्ट्स में जाता है ना फिर वो, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज। सो इंटेंजिबल एसेट आपको पता है 28 इज इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। इम्पेयरमेंट मतलब नहीं, इम्पेयरमेंट आपको डेप्रीसिएशन पता है। डेप्रीसिएशन में क्या करते हैं हम? एसेट की वैल्यू रिड्यूस करते हैं। तो डेप्रीसिएशन रिलेटेड जो भी रूल्स है वो AS 10 में ही है। ओके, एंड इम्पेयरमेंट मतलब क्या? आपकी जो एसेट की वैल्यू है, जो बैलेंस शीट में आप बुक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, बुक वैल्यू मतलब क्या? जिस वैल्यू पे आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है एसेट, दैट बुक वैल्यू कब आती है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन करके बुक वैल्यू आती है। You will compare that book value with the market value. Okay, and अगर market value कम है बुक वैल्यू से, तो जो भी डिफरेंस है दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्नीचर है जिसकी वैल्यू बुक वैल्यू मतलब डेप्रीसिएशन लेस करके 10,000 है, बुक्स में 10,000 दिख रही है, बट आपने थोड़ा मार्केट में रिसर्च किया एंड आपको समझ में आया कि लोग बोल रहे हैं ये तो फर्नीचर हम 6,000 को लेंगे मैक्स, हाँ उससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं देंगे, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? 6,000। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि बैलेंस शीट में हम उस फर्नीचर को 10,000 को दिखा रहे हैं। सो ये एसेट की वैल्यू 10,000 है ऐसे हम दिखा रहे हैं, बट हम जब मार्केट में जाते हैं तो समझते हैं उतनी वैल्यू ही नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है? 6,000 है। तो इज इट करेक्ट टू शो इट एट 10,000? नो। सो जो डिफरेंस है 4,000 का दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस। ओके, कंपनी क्या बोलेगी लेकिन हम डेप्रीसिएशन तो उसके लिए ही कर रहे हैं ना, मार्केट वैल्यू पे आने के लिए, बट आप कर रहे हो बट मार्केट के साथ कंपेयर करोगे तो वो नहीं रिड्यूस्ड हुआ है। तो अगेन दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फ्यू एसेट्स एंड फॉर फ्यू कंपनीज। ओके, मैंडेटरी सबको नहीं है ये। ओके, सबको क्यों नहीं है? क्योंकि वो मार्केट वैल्यू निकालना थोड़ा कॉस्टली रहता है। ओके, हाँ करेक्ट करेक्ट
सो ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट हुआ। ओके, ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एसेट बेस्ड है। सो ये सारे स्टैंडर्ड्स एसेट के वैल्यू के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। चैप्टर 6 में लायबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। सो वो दो ही है, AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो नहीं था, दिस इज द न्यू एडिशन, एंड AS 29 provisions, contingent liabilities and contingent assets. ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स AS 29 था क्या? एडवांस अकाउंट्स में था और सिलेबस में या नहीं था? ये तो AS 29 एडवांस अकाउंट्स में था, तो दिस इज नॉट अ न्यू एडिशन। ओके, न्यू एडिशन अभी तक कौन सी हुई है? AS 15, AS 28 भी नहीं था आपको, एंड 25 भी नहीं था, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक बार हम वो PPT ओपन करते हैं सेल्फ स्टडी गाइडेंस का, उसमें मैंने बताया था, आपको लिख के रखना है तो रख सकते हो। फिफ्टीन एक है, उसके बाद 21, 23, 25 ये इंटरिम रिपोर्टिंग वाला, 27 एंड 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नए हैं। 27 भी एंड 28 इम्पेयरमेंट वाला। ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट्स लायबिलिटी बेस्ड एसेट्स में कौन कौन से है? 15 AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, AS 29 प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स। सो ये थोड़े टेक्निकल है। ओके, ये दोनों स्टैंडर्ड्स। 7 चैप्टर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन आइटम्स इम्पैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ऐसे आइटम्स जो अफेक्ट कर रहे, करेक्ट, कौन कौन से? AS 4 सो कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सो ये आपको था पहले। सो इसमें क्या है कि आइदर वो इवेंट नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखना है, या बैलेंस शीट में दिखाना है। करेक्ट, ये था। सो वो इम्पैक्ट कर रहा है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। देन AS 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वगैरह इसमें आएंगे। नहीं, वो AS 9 है, नीचे है देखो चैप्टर 8 में। AS 11 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ओके, सो जो भी रेट्स में चेंज होता है, रेट्स में चेंज कैसे होता है? सो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस डेट का रेट एंड बैलेंस शीट का वो डिफरेंस। ओके, तो वो डिफरेंस कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? P&L में, बैलेंस शीट में, कौन से एसेट में ऐड करना है या नहीं करना है, तो वो सब वहाँ पे है। एंड कभी कभी क्वेश्चंस, कंबाइंड क्वेश्चंस, अभी तक सिर्फ यही एक स्टैंडर्ड है, AS 11 एंड AS 16, ये दोनों मिला के क्वेश्चन आता है। ओके, बाकी कौन से भी स्टैंडर्ड्स नहीं है कि कंबाइन कर दिया है क्वेश्चन। ठीक है, सो 11 एंड 16 में कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। सो इसमें क्या है? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। सो आपने टैक्सेशन सब्जेक्ट किया है, तो उसमें आपको PGBP वाला आपका फेवरेट चैप्टर, उसमें आप क्या करते हो? एडलेस करते हो। करेक्ट, डेप्रीसिएशन जो कंपनी के एक्ट हिसाब से है वो निकाल दो, जो इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से है वो लेस करो। सो कंपनीज एक्ट वाला एड बैक करते हो आप, इनकम टैक्स वाला लेस करते हो। तो इससे क्या हो जाता है? नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एंड नेट प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 लगा के जो प्रॉफिट्स आएंगे वो अलग अलग हो जाते हैं। तो उसकी वजह से टैक्स की अमाउंट भी अलग अलग हो जाती है। तो वो जो डिफरेंस आता है
वो डिफर्ड टैक्स एसेट या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाता है, डीटीए और डीटीए। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर 8 में रेवेन्यू बेस्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एंड 9। 7 कौन सा है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। सो देखो ये एक स्पेशल ही बिजनेस है। हाँ, बाकी सारे बिजनेस के लिए एक ही स्टैंडर्ड है, कौन सा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन AS 9। सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाले जो लोग हैं, मतलब कौन? बिल्डर्स, सो उनको कौन सा एस एप्लीकेबल है? 7। बाकी सबके लिए 9। ओके, तो वो स्पेशल लोग हैं थोड़े, आपको भी पता है क्यों स्पेशल है वो। देन चैप्टर 9 अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, उसमें है 12 एंड 14। सो 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। सो गवर्नमेंट ग्रांट आइदर एसेट परचेस करने के लिए मिल सकता है या जनरल एक्सपेंसेस के लिए भी ग्रांट्स मिल सकते हैं, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है। AS 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। सो अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, ये चैप्टर के साथ हम एक साथ पढ़ेंगे, ये वो चैप्टर प्लस ये AS। देन लास्ट 10th चैप्टर मॉड्यूल 2 का लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो अगर किसी का ग्रुप 2 हुआ है एडवांस अकाउंट्स, तो ये था चैप्टर उनको, अकाउंट्स फॉर CFS। ओके, सो चैप्टर था, मतलब वहां पर आपको एक्चुअल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना था। ओके, अभी इसमें प्रिपेयर नहीं करना है, इसमें सिर्फ जो भी CFS प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने रूल्स दिए हैं उसका स्टडी करना है। ठीक है, सो 3 स्टैंडर्ड्स है उसमें। AS 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब जो होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी होती है, उन दोनों कंपनीज के बैलेंस शीट P&L क्लब करने हैं, तो वो हो जाता है CFS। उनको बोलते हैं ग्रुप कंपनीज, मतलब हम एक ही ग्रुप में हैं। एंड होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कैसे बनता है? अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी में मोर देन 51% शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, तो ये होल्डिंग बन जाती है, ये सब्सिडियरी बन जाती है। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल इसको हम H लिमिटेड बोलेंगे होल्डिंग को, सब्सिडियरी को S बोलेंगे, S लिमिटेड। सो S1। ओके, इस होल्डिंग कंपनी ने और दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया है मोर देन 51%, तो ये S2 हो गई। तो S1 एंड S2 को बोलते हैं फेलो सब्सिडियरीज है वो, क्योंकि दोनों का पेरेंट एक ही है, H लिमिटेड। ओके, तो ये इन तीनों का ग्रुप बन जाता है, तो इनको बोलते हैं ग्रुप कंपनीज। ओके, सो ग्रुप में और 2 लोग भी आते हैं, कौन आते हैं? देखो AS 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। सो एसोसिएट्स में आपको मोर देन 20% अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है बट लेस देन 50%, तो वो सब्सिडियरी नहीं है आपकी, वो कौन है? एसोसिएट है। ओके, म्हणजे मराठीत म्हणायचं तर स्वतःचा मुलगा म्हणजे सबसिडियरी आणि तुमचा भाचा पुतण्या हे एसोसिएट्स है। ओके, सो वो एसोसिएट भी ग्रुप में है, लेकिन आपके फैमिली में है ना वो, तो वो ग्रुप कंपनीज में एसोसिएट्स भी आने वाले हैं। ओके, एंड तीसरे भी लोग हैं AS 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। ओके, मतलब हम बोलते हैं ना कि ये मेरा फ्रेंड है बट भाई जैसा ही है। ओके, ये मेरी फ्रेंड है बट बहन जैसे ही है। ओके, तो जॉइंट वेंचर्स वाले लोग हैं मतलब वो। सो जॉइंट वेंचर मतलब आपको नाम से पता चल गया होगा कि जॉइंटली, फॉर एग्जाम्पल मेट्रो चल रहा है पुणे में, पुणे मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए 2 कंपनी जॉइंटली काम कर रहे हैं बट ओनली फॉर दैट वेंचर, उसके बाद वो अलग अलग हो जाएंगे। ओके, सो ऑलरेडी सेपरेट ही कंपनीज है ना, बट जॉइंटली एक वेंचर, एक बिजनेस, एक प्रोजेक्ट वो जॉइंटली कर रहे हैं, तो वो जॉइंट वेंचरर्स भी क्या होंगे? ग्रुप में आने वाले हैं क्या? यस, ग्रुप में आने वाले हैं। तो ये सब ग्रुप कंपनीज बोलेंगे इनको हम। तो इनका अकाउंटिंग, इनका रिपोर्टिंग कैसे करना है? ओके, कि मेरे एसोसिएट्स कौन कौन है, मेरे सब्सिडियरीज कौन कौन है, मेरे जॉइंट वेंचरर्स कौन कौन है, ये सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा ना। ओके, एंड जब ग्रुप कंपनी का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, मतलब होल्डिंग कंपनी के एसेट्स प्लस सब्सिडियरीज के, एसोसिएट्स के, जॉइंट वेंचर्स के, सबके मिला के ग्रुप का, पूरे ग्रुप का रिजल्ट क्या आ रहा है? मतलब जैसे टाटा ग्रुप,
सो टाटा कंपनीज में TCS और जो भी है, ओके, टाटा के जितने भी कंपनीज है वो पूरे टाटा ग्रुप का रिजल्ट कैसे दिख रहा है। तो जैसे तुम बता रही थी कि कुछ कंपनीज प्रॉफिटेबल है, कुछ लॉस मेकिंग है, तो वो सब सेट ऑफ करके टाटा ग्रुप का रिजल्ट अगर किसी को देखना है तो वो बिकॉज ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकता है। अगर पूरे टाटा ग्रुप का बैलेंस शीट P&L ही नहीं बना तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि पूरे ग्रुप का क्या रिजल्ट है। हाँ, तो इंडिविजुअली भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मुझे सिर्फ TCS का देखना है क्या चल रहा है तो वो भी बैलेंस शीट इम्पॉर्टेंट है, बट मुझे पूरे टाटा ग्रुप भी कैसे वर्क करना है वो भी स्टडी के लिए लगेगा ही नहीं। वैसे ही अंबानी ग्रुप का पूरा ओवरऑल भी कैसे चल रहा है इंडिविजुअली। सो ओवरऑल देखने के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ही समझेगा। एंड वो कब बनेगा, पहले उसके लिए इंडिविजुअल बैलेंस शीट्स रेडी करनी पड़ेगी। हाँ, सो आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचो अभी काम कितना ज्यादा है, ये बड़े बड़े लोगों का सोचो। हाँ, सो पहले उनके इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होने चाहिए एंड देन कंबाइनिंग। एंड आप सिर्फ इंडिया के बारे में तो मत सोचो क्योंकि ये लोग सिर्फ इंडिया में नहीं है, ओके, इनके ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कंपनीज है। सो हमें AS11 भी आपने देखा कि वो फॉरेन करेंसी का आपको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन CFS होगा। ओके, सो कितना काम है आपको समझ में आया होगा। ओके, एंड ये काम कौन कर सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसको आते हैं, BCom वाले को आते हैं, MBA वाले को आते हैं, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आपको एक इंडस्ट्री में हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है ये समझ में आया होगा इससे। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड सिर्फ हमें समझते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। एंड इवन कितना भी AI वगैरह आ जाए तो AI बनाने के लिए भी एक CA ही लगेगा ना, कि वो समझा पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा ये सारे रूल्स। क्योंकि बाकी कॉमर्स फील्ड के जो बाकी करियर्स हैं उनको तो ये इस डिटेल में है ही नहीं उनके सिलेबस में। तो ये एस का इंटरप्रिटेशन करके एप्लीकेशन कैसे करना है वो सिर्फ CA लोग ही समझा सकते हैं। ओके, एंड आपको पता है कि कंपनीज एक्ट में क्या दिया हुआ है लॉ में, कि आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर कैसे होने चाहिए, एस के रूल्स लगा के। हाँ, एंड एस के रूल्स लगा के प्रिपेयर किया हुआ बैलेंस शीट P&L ही ऑडिट रिपोर्ट में, मतलब उसके ऊपर ऑडिटेड जो ऑडिटर की साइन आएगी वो कब आएगी, अगर ये फॉलो किया है तो। एंड जो भी बिजनेसमैन रहेगा, मुझे बताओ सारे बिजनेसमैन को ये सब पता होगा? तो हेल्प आपकी ही लगने वाली है उसको गाइड करने के लिए। बिजनेसमैन कॉमर्स बैकग्राउंड का हो सकता है, आर्ट साइंस, ठीक है, आर्ट साइंस वाले को तो फुल गाइडेंस लगेगा, मतलब आपकी फी तो बहुत है। कॉमर्स वाले को थोड़ा बहुत समझेगा आप क्या बोल रहे हो, करेक्ट, बट उसको ये डिटेल में नहीं पता है। ऐसे भी हो सकता है कि वो बिजनेसमैन खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ओके, बट उसके पास टाइम नहीं है कि ऐसे इंटरप्रेट करो एंड लगाओ, वो बिजनेस पे फोकस करेगा। सो अगेन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी उसको एक दूसरे CA की हेल्प लगने ही वाली है। एंड बड़े कंपनीज में एक CA काम कर सकता है, क्या बताओ, मतलब पूरी टीम लगेगी, मतलब स्कोप आपको समझा कितना है। सो इसलिए तो बिग 4 में आपने सुना होगा लोग रात तक बैठते हैं। तो क्यों बैठते, क्योंकि काम ही इतना है, इतना सब कंसोलिडेशन करना, पहले वो कन्वर्जन वगैरह सब करना, इंडिविजुअल बैलेंस शीट्स रेडी होने चाहिए। सो उसके लिए आपको टीम में काम करना पड़ेगा, सो टीम भी अच्छी होनी चाहिए। सो इसलिए बिग 4 के पास काम ज़्यादा है, सो आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है वहाँ पर। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन अगर आपको रियल लाइफ में देखना है तो वो बिग 4 में ही ज़्यादा दिखेगा, ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स क्या हुए हैं, इंडिविजुअल एंड इनको पार्टनरशिप वालों को क्या है, मैंडेटरी ही नहीं है। हाँ, तो आपके क्लाइंट्स वैसे है तो आपको लगेगा ये एस इतना क्यों पढ़ाते हैं, ये तो कभी देखा ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वो बिग 4 में आपको समझेगा कि दिन भर यही चलता है कि एस पढ़ो, इंटरप्रेट करो, अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद ये हुए मॉड्यूल 2,
हाँ, मतलब बेस खत्म इधर। अभी मॉड्यूल 3 में वो 5 चैप्टर्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज में उन्होंने यूनिट 1-2 कर दिया है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे आपने 11th-12th में सीखा होगा कि 11th में आपने क्या सीखा कि एक ट्रायल बैलेंस दिया था सोल प्रोप्राइटर का, उसके नीचे 4-5 एडजस्टमेंट्स थे। उस ट्रायल बैलेंस से आप क्या बनाते थे? ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। फिर आप 12th में आ गए, फिर वहां पर पार्टनरशिप का आया फाइनल अकाउंट्स। ओके, फिर आप आ गए सीए इंटरमीडिएट में, वहां पर आ गया कंपनी का फाइनल अकाउंट्स। ओके, तो ऐसे ही ट्रायल बैलेंस से क्या करना है आपको? बैलेंस शीट एंड P&L प्रिपेयर करनी है। बट 11th-12th में आप जब थे, आप क्या करते थे? मतलब ऐसे ही सभी ऐसे ही करते थे कि एसेट है, हाँ, तो एसेट साइड को, लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड को, एंड टी फॉर्मेट आना। ओके, सो अभी कंपनी के केस में P&L बैलेंस शीट जो होती है वो ऐसे नहीं करना है कि एसेट है तो एसेट साइड, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड। एसेट्स में भी आपको और क्लासिफिकेशन है, नॉन करंट, करंट। फिर नॉन करंट में भी अब वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट PPE में जाएगा, इंटेंजिबल में जाएगा। ऐसे प्रॉपर क्लासिफिकेशंस है। मतलब सिस्टमैटिक आपको करना है, कुछ भी कहीं भी नहीं जाएगा कि हे एसेट है, एसेट साइड है, लायबिलिटी है, लायबिलिटीला टाकलं, असं नाही होणार आहे। ओके, यू नीड टू फॉलो दैट फॉर्मैट। वो फॉर्मैट कहाँ पर दिया है? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। सो अगर वो शेड्यूल पार्ट होता है क्या एक्ट का, या नहीं है? एक्ट के नीचे होता है, मतलब वो लॉ का पार्ट है या नहीं है? है, मतलब वो लॉ फॉलो करना है। करेक्ट, हम ही नहीं फॉलो करें तो हम क्या दूसरों को बताएंगे कि आपने फॉलो नहीं किया? हमें पहले करना पड़ेगा, तो हम दूसरे को बताएंगे। एंड दूसरों ने नहीं फॉलो किया तो वो आप ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हो। करेक्ट, तो वो हमें फॉलो करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए, तो हम फॉलो करेंगे। हमें पता होना चाहिए ना कि रेड सिग्नल पे रुकना है, ग्रीन पे जाना है, ये पता है तो फॉलो करेंगे। सो वैसे ही ये आपको पता होना चाहिए डिटेल में। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो यूनिट 2 है वो AS3 के साथ ही हम कंप्लीट करने वाले हैं। एंड नीचे का बायबैक, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड ब्रांचेस। ओके, 12, 13, 14, 15 इसमें से बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ पर आने वाला है, कौन से चैप्टर में? फॉरेन ब्रांच में भी यूज हो सकता है, AS11 वाला। करेक्ट, एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, उसमें कंपनीज एक्ट, हाँ, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में आएगा AS, एंड ब्रांचेस में वो AS11 आएगा। अमलगमेशन में वो AS14 आने वाला है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, चैप्टर 9। ठीक है, सो ये तो सिलेबस हो गया। अभी हमारा क्लास का शेड्यूल देखते हैं कैसे होने वाला है। सो सबसे पहले फिर से मुझे बताओ कि एडवांस अकाउंट्स डिफिकल्ट किया है क्या? नहीं है। ओके, सो 15 चैप्टर्स मैनेजेबल है। ओके, ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड आपने लॉजिकली सीखा उसको, तो आप लॉजिकली वो क्वेश्चन इंटरप्रेट करके आंसर लिख सकते हो। ओके, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, या न्यूमेरिकल आएंगे। केस स्टडी बेस्ड आए तो कैसे आंसर लिखना है? लॉ जैसे ना, प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन। सिर्फ प्रोविजंस ऑफ लॉ लिखने की जगह प्रोविजंस ऑफ AS लिखना है। ओके, ये 3 पैराग्राफ में आंसर विथ हेडिंग्स आप लिखोगे। ठीक है, सो एक बार इंटरप्रेट हो गया आपको क्वेश्चन, एंड वो प्रोविजन के टेक्निकल लैंग्वेज रिकॉल करनी पड़ेगी, तो इजी है स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सो अभी हमारा शेड्यूल देखो कैसे होने वाला है। अगर इसका फोटो किसी को चाहिए तो मैं सेंड करूंगी। ठीक है, सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, तो वो रहेगा क्लास 15 फेब तक, पहला पार्ट, क्योंकि 17 फेब से आपकी टेस्ट 1 है 50% सिलेबस की। तो हम कैसे करने वाले हैं देखो, पहले ये जो डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो हम कंप्लीट करेंगे, डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन बेस्ड स्टैंडर्ड्स। ओके,
देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, मतलब बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। देन एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स, ओके मैंने डेट वाइज लिखा है यहाँ पर, इसका फोटो मैं सेंड करती हूँ आपको। एंड देन ब्रांच अकाउंटिंग, एंड देन वो टाइम पास वाले वो एक दिन में ही हो जाएंगे। एंड 14 एंड 15 को फिर से हम रिवीजन करेंगे, किसकी, ये ऊपर की ही, ओके। 16 फेब को आप रिवीजन करोगे अकेले, एंड 17 को आप टेस्ट लिखोगे, ठीक है। फिर आपकी टेस्ट एक्चुअली खत्म होने वाली है 29 फेब को, जो बोथ ग्रुप्स देने वाले हैं, ओके। बट फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट होने वाला है 22 फेब को ही, तो मैं 23 से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब 15 फेब के बाद इमीडिएटली 23 फेब को फिर से क्लास स्टार्ट होगा। बीच में 16 to 22 टेस्ट सीरीज के लिए मैंने गैप दी है। अभी जो बोथ ग्रुप्स वाले हैं वो बोलेंगे फिर मैम 29 फेब को ग्रुप 2 खत्म हो रहा है, तो उस केस में 23 to 29 जो है वो वाले पीरियड में जो भी होगा, आइदर क्लास आप अटेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो आप रिकॉर्डेड देखो उसका, ठीक है। सो उस पीरियड में मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखे हैं क्या, देखो नहीं रखे हैं, ओके। सो जनरली बोथ ग्रुप्स कौन दे रहे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी एडवांस अकाउंट्स लिखा हुआ है ग्रुप 2 का ओल्ड में, तो उनको ये अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आता है, सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, ओके। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में मैं एएस आपको नहीं बोल रही हूँ कि रिकॉर्डेड करो, वो मैं लाइव ही लेने वाली हूँ। एक्चुअली सब लाइव है, सिर्फ बिकॉज ऑफ योर टेस्ट यू कैन नॉट अटेंड दिस। सो यहाँ पर हम अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन लेंगे, फिर बायबैक लेंगे, ओके, एंड देन रिमेनिंग स्टैंडर्ड। सो एस 4, 5, 11, 22, 7, 9, 14, 21, 23, 27, ये 13 मार्च तक। 14 मार्च को फिर से रिवीजन, 15 मार्च को खुद रिवीजन आप अकेले करोगे, 16 मार्च से टेस्ट 2, ठीक है। एंड मैंने ज़्यादा टाइम रखा है, ऐसे हो सकता है कि 3 दिन की जगह 2 दिन में ही अमलगमेशन खत्म हो गया, तो उस केस में हम ये जो रिवीजन का पीरियड है वो और बढ़ाएंगे, 1 दिन रिवीजन की जगह 2 दिन। एवरी संडे यू हैव हॉलीडे, बट क्या होगा, हाँ होमवर्क रहेंगे, हाँ क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत सारा रहेगा। एंड और एक छुट्टी का अनाउंसमेंट मैं अभी करती हूँ, 26 जैन को है, हाँ क्लास है, बट 27 एंड 28 छुट्टी रहेगी, ओके, क्योंकि मैं आउट ऑफ पुणे हूँ। 27 को सैटरडे है, 28 को वैसे भी संडे है, बट अगेन क्या होगा, मेरी छुट्टी है तो आपको छुट्टी नहीं है, ओके। आपको मैं बहुत सारा होमवर्क देने वाली हूँ। क्लास का शेड्यूल समझ में आ गया, ओके। अभी हम सिखाएंगे आपको कैसे है वो बताती हूँ। फर्स्ट हम मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही कंसेप्ट्स करेंगे। आपको मैं इसलिए मॉड्यूल की प्रिंट नहीं दे रही हूँ, वो आपको मिलेगी इंस्टीट्यूट से। सो कंसेप्ट्स के लिए मॉड्यूल रहेंगे, मैं कुछ आपको चार्ट्स देने वाली हूँ, ओके। उस चार्ट से आप रिवीजन करोगे, बट वो चार्ट हम यूज नहीं करने वाले क्लास में। क्लास में हम मॉड्यूल से ही कंसेप्ट सीखेंगे, एंड एक बार सिर्फ वो चार्ट हम रीड करेंगे एक साथ क्लास में, एंड देन घर पे रिवीजन के लिए आप क्या यूज करोगे, चार्ट। फिर आपको मॉड्यूल यूज करना ही नहीं है कंसेप्ट्स के लिए, बट इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे एंड आप घर पे भी करोगे, ओके। ये हो गया क्वेश्चन थ्योरी का, मतलब कंसेप्ट्स का। सेकेंड पार्ट इज क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग में इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके पास मॉड्यूल है, तो वो क्वेश्चन मैं फिर से नहीं देने वाली। सो मैं क्या दूंगी आपको, पास्ट आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर्स का कंपाइलेशन, कहाँ से, मई 2018 से अभी तक के सारे, वो हार्ड कॉपी विथ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। बट जब तक क्लास है तब तक सिर्फ मैं क्वेश्चन वाला पार्ट देने वाली हूँ, एंड जो डिटेल सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो क्लास खत्म होने के बाद आपको मिलेगा, ओके। फिर आप जब घर पे बाद में मार्च अप्रैल में पढ़ाई करोगे तब आप वो सॉल्यूशन डायरेक्टली देखोगे क्या, पहले खुद सॉल्व करके फिर रेफर करोगे, ठीक है।
एंड जो 30% MCQs है उसका क्या करना है, तो BOS पे लॉगिन करके वहाँ पे MCQs है, तो उसका ही मैं प्रिंट निकाल के आपको हार्ड कॉपी उसकी भी देने वाली हूँ MCQs। ठीक है, अभी तक MCQ हमारे पास कहाँ से मिलेंगे, आपके एक्सरसाइज में है और BOS को लॉगिन करके है, और कहाँ पे है क्या, क्योंकि अकाउंट्स में पहले MCQ थे ही नहीं। सो अभी तक के सोर्सेस इतने ही हैं, फिर नया RTP आएगा, नए मॉक टेस्ट आएंगे, वहाँ से हमें पता चलेगा कि कैसे आने वाले हैं। केस सिनारियो बेस्ड एंड केस स्टडी बेस्ड MCQ, इसका मीनिंग देखो क्या होता है। केस सिनारियो बेस्ड मतलब एक स्टोरी रहेगी 7 to 8 लाइन्स की, एंड उसी स्टोरी में लास्ट लाइन में क्वेश्चन रहेगा एंड 4 ऑप्शंस, ये केस सिनारियो हुआ। एंड केस स्टडी बेस्ड मतलब एक केस स्टडी पर रहेगी 1-1.5 पेज की, उसके नीचे 5-6 MCQ रहेंगे, दैट इज केस स्टडी बेस्ड। सो आपको जो अभी FAQs आए हैं साइट पे रिलेटेड टू न्यू स्कीम, उसमें उन्होंने बोला है 30% MCQ आइदर केस सिनारियो और केस स्टडी बेस्ड। इसका मतलब 1 लाइनर MCQ है ही नहीं। ओके, वी आर एट इंटरमीडिएट लेवल, नॉट फाउंडेशन लेवल, सो 1 लाइनर भूल जाओ। क्लियर हुआ? सो AS3 से हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, पहले 3 चैप्टर्स क्यों नहीं ले रहे हैं, वो टाइम पास वाले हैं, इसलिए वो एंड में लेंगे, जिसका वेटेज ज़्यादा है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, एक 5 मिनट का ब्रेक लो, आपको घूम के आना है तो घूम के आ जाओ, एंड देन वी विल स्टार्ट विथ AS3। यस, चलो, सो AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो आपको क्या क्या सीखना है, देखो, व्हाट आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसका मीनिंग। सेकेंड इज प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले मीनिंग देन प्रेजेंटेशन। देन आपको 3 पता होंगे एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ओके, सो कैश फ्लो का मतलब पता है आपको, तो कैश का फ्लो मतलब आइदर इनफ्लो आउटफ्लो, मतलब कैश कहाँ से आ रही है, इनफ्लो कहाँ पे जा रही है, कैश आउटफ्लो। तो इनफ्लो आउटफ्लो जो है वो एक इमेजिन करो आप बिजनेसमैन हो, तो ये कैश फ्लो जो है वो 3 एक्टिविटीज से आ सकते हैं। एक ऑपरेटिंग मतलब डेली का बिजनेस ट्रांजैक्शन, परचेज सेल वाला। सेकेंड इज इन्वेस्टिंग, मतलब आप इन्वेस्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रीमाइसेस लैंड परचेज किया है एंड वो आपने रेंट पे दिया है, तो आपने लैंड में इन्वेस्ट किया तो आउटफ्लो हुआ क्योंकि आपने परचेज किया। एंड इनफ्लो क्या हुआ, जब रेंट आएगा उसका। सो ये इन्वेस्टिंग से कैश फ्लो हो रहा है। एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग मतलब आपने शेयर्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, प्रेफरेंसेस इशू किए, तो इनफ्लो आ रहा है। एंड जब आप रिडीम करोगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, मतलब क्या होगा, आउटफ्लो हो रहा है। ओके, डिविडेंड आप पे करोगे इनको, शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर इंटरेस्ट पे करोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करोगे, आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग। ओके, सो 1 मिनट सोचो एंड बताओ मुझे 4th एक्टिविटी आपको कुछ दिख रही है क्या? आप बिजनेसमैन हो, ऑपरेशंस की वजह से इनफ्लो आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग की वजह से एंड फाइनेंसिंग। सो ये 3 ही एक्टिविटीज है। ओके, आप निकाल सकते हो 4th एक्टिविटी, तो आपको अभी आप CA इंस्टीट्यूट ही AS बनाती है ना, तो आपको 4th एक्टिविटी आ गई तो वो AS3 में इंक्लूड हो जाएगी, फिर मैं बता सकती हूँ कि मेरे स्टूडेंट ने ये 4th एक्टिविटी निकाली है। सो अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा है कौन सी, 3 ही एक्टिविटीज है जिसमें कैश फ्लो हो सकता है। रिपोर्टिंग कैश फ्लोज ऑन अ नेट बेसिस एक्चुअली अलाउड नहीं है। नेट बेसिस मतलब क्या, कि मैंने परचेस किया फर्नीचर, मतलब एसेट में परचेस करना इज इन्वेस्टमेंट। ओके, सो फर्नीचर परचेस किया मैंने 10,000 का, एंड मैंने एक मशीनरी थी वो सेल की 8,000 को। ओके, तो मेरा नेट आउटफ्लो 2,000 का ही हुआ ना, मुझे पेमेंट करना पड़ा 10,000 का फर्नीचर परचेस करने के लिए, एंड मशीनरी सेल करके मुझे 8,000 आ गए हैं, तो नेट मुझे 2,000 का ही कैश आउटफ्लो हुआ। ऐसा अलाउड है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना अलाउड नहीं है, बट इसको एक्सेप्शन है। ठीक है, देन आगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स से आपको कैश फ्लो आया है या कैश इनफ्लो आया है या आउटफ्लो हुआ है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो वो अलग से दिखाना है। ठीक है,
Then interest and dividend, taxes on income, non-cash transaction. So interest and dividend, for example, आपने किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको डिविडेंड रिसीव होगा, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आएगा ना. बट आपने आपकी कंपनी, सो आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को. सो डिविडेंड पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई. आपके जो डिबेंचर होल्डर्स है आपके कंपनी के, उनको जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई. ओके. बट किसी दूसरे कंपनी के डिबेंचर्स में आपने इन्वेस्ट किया है एंड आपको डिबेंचर्स से वो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, तो वो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आएगा. आपने किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है एंड आपको वो डिविडेंड दे रहा है, तो वो का इन्वेस्टिंग. बट आप डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आप डिविडेंड पे कर रहे हो, तो वो फाइनेंसिंग. मतलब हमेशा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का पेमेंट है तो फाइनेंसिंग में जा रहा है, एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो इन्वेस्टिंग में जा रहा है. ठीक है. एंड टैक्सेस ऑन इनकम मतलब टीडीएस होता है इसके ऊपर, ये पता है आपको. इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो कैसे मिलता है, टैक्स डिडक्ट करके ही हाथ में आता है. करेक्ट. तो नेट बेसिस पे अलाउड है क्या दिखाना? नहीं है. नॉर्मल रूल अलाउड नहीं है. तो जो इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा ना वो आप ग्रॉस अमाउंट दिखाओगे इनफ्लो के अंडर, एंड जो टैक्स आपका डिडक्ट किया रहेगा ना उस कंपनी ने, वो आउटफ्लो के अंडर दिखाओगे. ओके. भले ही फॉर एग्जाम्पल आपका 10,000 का इंटरेस्ट है बट आपको 9,000 ही मिलता है, पता है आपको, हाथ में, क्योंकि 1,000 वो टैक्स डिडक्ट करके ही आपको देने वाला है. बट आप इनफ्लो में 10,000 दिखाओगे एंड आउटफ्लो में 1,000 दिखाओगे, क्योंकि नेट अलाउड नहीं है. ऐसे आपको 9,000 नेट रिसीव हुए. ओके. सो टैक्सेस ऑन इनकम मतलब बेसिकली टीडीएस वाला पार्ट वहां पर है. एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में, नॉन कैश ट्रांजैक्शन बताओ, मैं एक बताती हूँ. डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हाँ, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट. अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट मतलब डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट. तो वो भी, वो ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है ना बट उसमें. ओके. सो वो लायबिलिटी इज इवेंट. ओके. ट्रांजैक्शन एंड इवेंट में क्या डिफरेंस है? ट्रांजैक्शन मतलब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का एक एग्जाम्पल है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. मतलब हमारे ड्रॉई ने पेमेंट नहीं किया बैंक को तो हमें पे करना पड़ता है ना बैंक को, बट ये कॉन्टिंजेंट है लायबिलिटी. तो ये इवेंट हुआ. इवेंट मतलब रिजल्ट. किसका रिजल्ट? ट्रांजैक्शन का. सो ट्रांजैक्शन क्या किया आपने कि आपने बिल डिस्काउंटिंग किया था. आपने पहले तो बिल निकाला आपके कस्टमर के ऊपर, उसने आपको दिया एक्सेप्ट करके एंड आपने डिस्काउंटिंग किया. ये ट्रांजैक्शंस हुए एंड उसका रिजल्ट क्या आया? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट हो गई. सो वो इवेंट है. ओके. सो यहाँ पर हम नॉन कैश इवेंट के बारे में नहीं बात कर रहे, हम ट्रांजैक्शंस के बारे में. ओके. सो डेप्रिसिएशन एक ट्रांजैक्शन है. ओके. उसके बाद और क्या? प्रोविजंस, ये ट्रांजैक्शन है. ठीक है. सो नॉन कैश ट्रांजैक्शन आएंगे क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में? नहीं. करेक्ट. सो अभी फर्स्ट पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का, वो पूरा आप पढ़ोगे 2 मिनट में, हाँ, फटाफट. एंड मुझे बताओगे किसको ये AS3 मैंडेटरी है, किसको नहीं है. बस इतना ही बताना है आपको. मैं 2 मिनट 12:47, 3 मिनट्स, 12:50 मिनट पे आपको पूछूंगी किसको मैंडेटरी है किसको नहीं है. लिस्ट बना सकते हो आप रफ में. जो ऑनलाइन या रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट्स हैं आपको भी पढ़ना है. सो 3 मिनट्स आपको भी एप्लीकेबल है.
ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कंप्लीट होने के बाद आप चैट बॉक्स में लिखो कि मैम हमारा पढ़ के हो गया। सो डन लिखो, इतना बड़ा सेंटेंस मत लिखो, डन लिखो कि पढ़ के हो गया और समझ में आ गया है। ये सिर्फ पैराग्राफ 1 ही पढ़ना है। डन? ओके, सो यस, इनका भी हो गया। बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आंसर देना है, हाँ, चैट बॉक्स में। मैं सबके लिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि जो AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो कंपनीज के केस में किसको मैंडेटरी है? हाँ 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 हाँ, एंड और एक सेक्शन 129 की अमेंडमेंट, स्टार्टअप, हाँ, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। करेक्ट 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 करेक्ट। ये जो मैंडेटरी तुमने बताया किसको है एंड एक्सेप्शन, ये जो सब तुमने बताया वो कहाँ पर लिखा हुआ है? AS3 में या कंपनीज एक्ट में? करेक्ट। एंड AS3 में क्या लिखा हुआ है फिर? AS3 में नॉन SMC एंड कैटेगरी ऑफ लेवल 1 नॉन कॉर्पोरेट। हाँ, सो अभी हम कॉर्पोरेट का ही देख रहे हैं। ओके, सो कॉर्पोरेट में AS3 बोलता है नॉन SMC। SMC का फुल फॉर्म तुमने बताया था, स्मॉल एंड मीडियम साइज। सो जो स्मॉल एंड मीडियम नहीं है वो नॉन SMC, मतलब वो बड़े हैं। हाँ, सो AS3 बोलता है कॉर्पोरेट के केस में नॉन SMC। बट कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? ऑल कंपनीज एक्सेप्ट वो 4। ओके, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी एंड स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 4 छोटे लोग छोड़ के सबने क्या करना है? प्रिपेयर करना है, कंपलसरी। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंपनीज एक्ट अगर डिफर हो रहा है रूल्स में तो किसको फॉलो करना है? एक्चुअली फॉलो कंपनीज एक्ट को करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो है वो AS फॉलो करती है। हाँ, नहीं, कंपनीज एक्ट विल ओवरराइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो कंपनीज एक्ट का क्या है वो याद रखो कि सारे कंपनीज एक्ट से 4, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप। ओके, ये कॉर्पोरेट का हो गया। ओके, अभी नॉन कॉर्पोरेट मतलब कौन? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड ये हमारे ये लोग आएंगे क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, फाउंडेशन में जो थे। हाँ, सो वो नॉन कॉर्पोरेट में आएंगे। उसमें भी एक कॉर्पोरेट है ना, सेक्शन 25 वाले कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट में आते हैं। ओके, तो वो कॉर्पोरेट वाला रूल लगेगा। सो नॉन कॉर्पोरेट ने जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, तो इनको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है ही नहीं। तो इनके केस में कौन रूल बनाएगा? सो AS3 इन लोगों के केस में किनको कंपलसरी कर रही है? नहीं, अभी हम नॉन कॉर्पोरेट में गए हैं, मतलब कौन? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप। तो इनको मैंडेटरी है या नहीं है? फर्स्ट पैराग्राफ फिर से रीड करो। नॉन कॉर्पोरेट कंपनीज है कैटेगरी ऑफ लेवल 1। हाँ, वहां पर 3 लेवल्स है, लेवल 1 2 3, मतलब सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप, उनको हम बोलेंगे एंटरप्राइजेस। ओके, एंटरप्राइजेस बोलेंगे। एंटरप्राइजेस मतलब कौन? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप वाले लोग, या नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस बोल दो स्पेसिफिकली। तो उनको AS ही है, उनको कंपनीज एक्ट है ही नहीं। तो उनके केस में क्या होगा? उनका बाइपर, उनमें से कुछ बड़े हो सकते हैं,
कि हम पार्टनरशिप है बट बड़े हैं हम, ओके। तो हम बड़े कैसे हो सकते हैं, हमारा इधर सेल्स बड़ा होना चाहिए, हमारा कैपिटल करोड़ों में होना चाहिए, तो ही हम बड़े हैं। सो उनके केस में लेवल 1 2 3 है, तो उसमें से सबसे बड़े जो है लेवल 1 उनको ही सिर्फ कंपलसरी है। इसलिए हमने 11th-12th में जो सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट सीखे, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखा ही नहीं ना। हमने क्या सीखा, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट इतना ही होता है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हो सकता है अगर वो लेवल 1 वाला है। तो ये लेवल 1 2 3 क्या है, वो कौन से चैप्टर से समझेगा आपको, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस में, ओके। लेवल 1 वाले कौन, 2 वाले कौन, 3 वाले कौन। तो वो 1 2 3 लेवल्स कैसे बाइफरकेट होंगे, आइदर कैपिटल के बेसिस पे या सेल्स के बेसिस में। हमारे करोड़ों में सेल्स है, हमारे लाखों में सेल्स है, उसके हिसाब से बाइफरकेशन है, ओके। सो अभी हम वो लर्न नहीं करेंगे लिमिट्स, जब वो चैप्टर करेंगे तो वो लिमिट्स लर्न करेंगे। अभी मैंडेटरी के लिए क्या याद रखना है, ऑल कंपनीज एक्सेप्ट वो 4 एंड नॉन कॉर्पोरेट में लेवल 1 एंटिटीज। बाकी लोगों को सिर्फ एनकरेज किया है, आपको करना है तो करो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसको प्रीवियस ईयर में एप्लीकेबल नहीं था कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर प्रीवियस ईयर में एप्लीकेबल नहीं था तो उनको करंट ईयर से बनाना पड़ेगा। हाँ, उनको प्रीवियस ईयर के जो डिटेल्स है वो शो करना जरूरी नहीं है। करेक्ट, कंपैरेटिव, क्योंकि हम कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि 2 कॉलमनर होना चाहिए, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। हम एग्जाम के लिए सिर्फ करंट ईयर प्रिपेयर करते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे तो करंट एंड प्रीवियस ईयर ये शेड्यूल 3 का पार्ट है। हाँ, सो प्रीवियस ईयर में एप्लीकेबल नहीं था, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ करंट ईयर का ही करना है। एंड सेकेंड केस कि मुझे प्रीवियस ईयर तक एप्लीकेबल था बट अभी मैं छोटी हो गई, मैं डॉर्मेंट कंपनी हो, कंटिन्यू करना पड़ेगा, करेक्ट, डिसकंटिन्यू। हाँ, दे हैव अ चॉइस, बट एज पर रूल क्या है, हाँ, एज पर रूल 2 साल तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, करेक्ट। ओके, ये जो अभी हमने बात की प्रीवियस ईयर में था, फ्यूचर में नहीं है, ये रूल किसने दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने या कंपनीज एक्ट ने? ये स्टैंडर्ड ने दिया, ओके। ओके, अभी ऑब्जेक्टिव आज नहीं करने वाले हैं हम, ओके। ऑब्जेक्टिव कल करने वाले हैं, मतलब क्लास नहीं खत्म हुआ, ऑब्जेक्टिव कल करने वाले। डायरेक्टली नेक्स्ट पैराग्राफ पे मीनिंग देखना है आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, ओके। सो ए एंड बी एंड नोट इतना पढ़ के इंटरप्रेट करके मुझे बताओ। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो कैश इन हैंड तो आएगी ना, हाँ। तो वो कैश मुझे बताओ कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो बिजनेस है, आप मैन्युफैक्चरर हो, तो आपका एक हेड ऑफिस है, एक आपकी फैक्ट्री है, आप जहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आपके ब्रांचेस भी है बहुत सारे, एंड आपका फैक्ट्री आउटलेट भी है, 4 प्लेसेस है, हाँ। एंड फैक्ट्री आउटलेट मतलब पता है आपको, फैक्ट्री से डायरेक्टली आप सेल करते हो कस्टमर्स को, मतलब आप बीच में होलसेलर वगैरह, रिटेलर वगैरह नहीं, आपने फैक्ट्री आउटलेट्स देखे होंगे कि फैक्ट्री से डायरेक्टली आपका ही आउटलेट है मैन्युफैक्चरर का। तो ये 4 प्लेसेस पे कौन कौन से, हेड ऑफिस, फैक्ट्री, फैक्ट्री आउटलेट एंड ब्रांचेस, 4 जगह पे कैश इन हैंड है, ओके। मतलब ड्रॉवर्स में कैश है सभी प्लेसेस पे। तो वो सभी प्लेसेस की लेनी चाहिए या सिर्फ हेड ऑफिस में जितनी कैश है? करेक्ट, सभी प्लेसेस की लेते हैं, ओके। इतना मैंने स्टोरी क्यों बताया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, ओके। एमसीक्यू में है कौन कौन सी कैश लेनी है, तो जितनी कैश है वो लेनी है, ओके। सिर्फ घर की कैश नहीं आएगी क्योंकि वो ड्रॉइंग्स है, ओके। बट बिजनेस रिलेटेड जहाँ जहाँ भी प्रीमाइसेस है आपकी, क्योंकि वो बिजनेस की कैश है, तो सभी क्या आएंगे, कैश इन है। अभी पढ़ो आप,
अगेन 2 मिनट में। हाँ, यस, कंप्लीट होने के बाद डन लिखो। हाँ, सो मैं क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करती हूँ। यस, 5 करेक्ट आंसर्स दे रहे हो अदर देन ओपीसी स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, एंड उसमें और एक ऐड करना है स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। ओके, यस, कंपनीज एक्ट कौन से तो क्वेश्चन का तुमने आंसर दिया है, वेरी गुड। सो आपको आंसर्स देने हैं। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी। सो कैश इन हैंड तो आपने बताया आते को वहाँ पर भी कौन से भी प्रीमाइसेस में बैंक बैलेंस आएगा, डिमांड डिपॉजिट्स। यस, सो डिमांड डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट जो है वो आपने बैंक में डिमांड करने के बाद इमीडिएटली वो देंगे। एंड फिक्स डिपॉजिट्स आएंगे क्या? फिक्स डिपॉजिट्स नहीं आएंगे, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स जो होते हैं वो एक पीरियड के लिए होते हैं, फिक्स पीरियड के लिए। करेक्ट, तो वो नहीं है, वो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे जिनका वैल्यू इजीली चेंज होता है या फिर चेंजेबल होता है। Correct, that is investment in shares. Okay, so there is a significant risk of change in value क्योंकि शेयर के प्राइसेस कम, so investment in shares नहीं आएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आएगी क्या? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगे क्योंकि वो इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं, सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सारे आएंगे जो कन्वर्ट वो इजीली विद इन हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। हाँ, सो शॉर्ट टर्म भी कौन से कि जो इन्वेस्टमेंट विद इन 3 मंथ्स कन्वर्ट हो सकते हैं एंड वो हाईली लिक्विड है। ओके, सो लेस देन 3 मंथ्स, बट अगर वो हाईली लिक्विड नहीं है तो वो नहीं आएंगे। ओके, हाईली लिक्विड मतलब इमीडिएटली वो कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं एंड जिसकी रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू बहुत कम है, मतलब इनसिग्निफिकेंट है। ओके, सो इसलिए वो लास्ट लाइन आप हाईलाइट कर सकते हो। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आएगा? कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड इन्वेस्टमेंट्स रिगार्डेड एज कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इक्वल टू कैश ना, मतलब सो कौन से वाले इन्वेस्टमेंट्स? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विडेबल, मतलब विद इन 3 मंथ्स। शॉर्ट टर्म मतलब 12 लेस देन 12 मंथ्स नहीं। ओके, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए शॉर्ट टर्म मीन्स लेस देन 3 मंथ्स एंड विद इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। इतने 3 लोग आएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ओके, जैसे बैलेंस शीट को नोट्स टू अकाउंट्स होता है, P&L को नोट्स टू अकाउंट्स होता है, वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी नोट्स टू अकाउंट्स होता है एंड जिसमें आपको ब्रेकअप देना है। किसका? ब्रेकअप ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश। ओके, ब्रेकअप मतलब क्या? यही कि कैश इन हैंड एट फैक्ट्री, कैश इन हैंड एट हेड ऑफिस, बैंक बैलेंस, डिमांड डिपॉजिट, ये ब्रेकअप है। ओके, ये ब्रेकअप सिर्फ क्लोजिंग का देना है या ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का? ये कहाँ पर दोगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट के नोट्स में। ठीक है, क्लियर हुआ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मीनिंग ऑफ द टर्म कैश फ्लो, इसके लिए मैं आधा मिनट दे रही हूँ आपको सिर्फ। ओके, सॉरी, चलो 1 मिनट लो।
मीनिंग तो पता है इनफ्लो आउटफ्लो, बट सेकेंड पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। पहला फास्ट पढ़ो। Within 3 minutes, no, only short term. Okay. Within 3 months. Okay, हाँ, not minute. Correct संपदा. Within 3 months अगर है तो ही वो शॉर्ट टर्म है फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 पर्पस। ये पढ़ के हो गया क्या कैश फ्लो? ओके, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस बताना है कैश फ्लो, मूवमेंट इन कैश, चेंज इन कैश। तो कैश फ्लो तब होगा जब पैसा अंदर बाहर हो जाए, हाँ, कैश फ्लो होगा। हाँ, करेक्ट। मूवमेंट इन कैश होगा जहाँ पे यहाँ पे जो सेम एग्जांपल दिया है, आई गिव द सेम एग्जांपल, 4,90,000 था, उसके बाद जो रेट चेंज हुआ एंड वो 5 लाख हुआ। हाँ, तो ये बीच का जो डिफरेंस का 10,000 है, हाँ, ये कैश फ्लो नहीं है, ये मूवमेंट इन, ये चेंजेस इन कैश। हाँ, हाँ, मूवमेंट इन कैश वो होगा जब कुछ हमने लाइक लोन वगैरह लिया है या फिर कुछ इन्वेस्ट इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट लाइक कैश डिपॉजिट किया है या फिर कैश विड्रॉल किया है, हाँ, तो ये कैश मूवमेंट होगा। करेक्ट करेक्ट। सो कैश फ्लो मतलब इनफ्लो आउटफ्लो। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर आपने सेल किया तो पहले वो फर्नीचर था, अभी वो कैश में कन्वर्ट हो गया ना, सो वो इनफ्लो आउटफ्लो हुआ। करेक्ट। एंड मूवमेंट मतलब उसमें ही मूव हो रहा है, मतलब मेरे पास कैश इन हैंड था, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया तो मूव कहाँ से कहाँ हुआ, वो कैश से बैंक बैलेंस में गया। ओके, बैंक बैलेंस से मैंने वो अमाउंट डिमांड डिपॉजिट में डाल दिया, मूवमेंट ही चल रहा है। ओके, मैंने ATM में जाके कैश विड्रॉ की, मूवमेंट ही चल रहा है। मतलब उधर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जो 3 पार्ट्स हमने देखे, कैश एंड बैंक बैलेंस, डिमांड डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट विच आर रिगार्डेड एज कैश इक्विवेलेंट, इसमें ही अगर वो मूव हो रहा है तो वो मूवमेंट इन कैश। हाँ, एंड चेंज इन कैश मतलब मेरे पास पहले 4,90,000 था, अभी 5 लाख है, बट वो 10,000 इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ। 10,000 क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट, तो दैट इज चेंज इन कैश। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनमें से किसको दिखाना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहला जो इनफ्लो आउटफ्लो, हाँ, सो कैश फ्लो को दिखाना है। ओके, मूवमेंट इन कैश को दिखाना है क्या? नहीं। चेंज इन कैश जो हो रहा है वो नहीं दिखाना है। ओके, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो चेंज इन कैश है, सो क्या हो गया है, देखो कि पहले आपका बैलेंस जो था USD 10,000 था, उस दिन 49 रेट था। करेक्ट, 49 पर USD रेट कब था? जब आपने डॉलर्स रिसीव किए, बट बैलेंस शीट के दिन वो 50 हो गया, सो 5 लाख हो गया ना रुपीज में। सो बैलेंस शीट में हम जो दिखाएंगे वो 5 लाख दिखाएंगे एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाएंगे वो 4,90,000। तो ये जो 10,000 का डिफरेंस है उसके लिए आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, जैसे आपने BRS सीखा है फाउंडेशन में, जिसमें आप कैश बुक पासबुक कंपेयर करके वाई देयर इज अ डिफरेंस बताते हो। वैसे क्योंकि जो नॉन CA यूजर है
उसको समझेगा नहीं ना कि ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बोल रहा है क्लोजिंग बैलेंस 4,90,000 है, यहाँ पर बोल रहा है 5 लाख है बैलेंस शीट में, मतलब 10,000 की चोरी की है। इसमें ऐसा सोचेगा ना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, 10,000 की चोरी हुई है, ऐसा सोचेगा। बट एक्चुअल रीजन क्या है कि वो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा क्योंकि वो फ्लो ही नहीं है। दैट्स वाई हम यहाँ पर 4,90,000 दिखा रहे हैं, बट बैलेंस शीट में तो वो 5 लाख पे ही दिखेगा क्योंकि आज की वैल्यू उसकी 4,90,000 है ही नहीं, आज की 5 लाख है। तो वो रिकन्सिलिएशन दिखाना पड़ता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाओगे तो अब करना पड़ेगा। ओके, तब ये मैम ने सिखाया ही नहीं था, ऐसे नहीं बोलना है क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है, बट मैंने आपको आइडिया दी है कि आपको ऐसे करना पड़ेगा। ओके, आप बिग 4 में जाओगे तो वहाँ के जो क्लाइंट्स होते हैं उनके फॉरेन करेंसी में होने वाले ट्रांजैक्शंस, तो आपको ऐसे कन्वर्ट करके वो रिकन्सिलिएशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो टाइप से कल से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट डे तो होमवर्क नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, फर्स्ट डे तो भी होमवर्क रहेगा। सो आपको टाइप्स पढ़ के आना है। ओके, ऑपरेटिंग में कौन सा आएगा, इन्वेस्टिंग में एंड फाइनेंसिंग में। कैश फ्लोज मतलब इनफ्लो आउटफ्लो दोनों। ओके, तो ये आपको पढ़ना है। हाँ, उसके नीचे का आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। सो यहाँ पर उन्होंने 2.6.1, 2.6.2, 3, 4, 5, 6 तो वो भी पूरा पढ़ना है। सो कल हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, पहले ही बता के रख लूँ तो आप क्वेश्चन भी अगर करके आ गए तो भी चलेगा मुझे। इलस्ट्रेशन 1 करेंगे जिसमें हम देखेंगे आपको आ रहा है या नहीं। 1 और 3 भी, 3 में भी क्लासिफिकेशन ही है। एंड एक्सरसाइज में जाके देखो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन कहाँ पर है। एक्सरसाइज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो 9 में है क्या? हाँ, 9 है ना, 9 है। सो मतलब इलस्ट्रेशन 1, 3 एंड 9 हमें कल सॉल्व करने हैं। सो उसके लिए आपको पहले उसका मीनिंग आज पढ़ना पड़ेगा। ऑपरेटिंग के अंडर क्या आएगा, इन्वेस्टिंग के अंडर, फाइनेंसिंग के अंडर। एंड आज आप होमवर्क के लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग पता है अभी आपको, तो ये इसमें देखो सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही कैलकुलेट करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10, तो ये होमवर्क के लिए करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ XYZ कैलकुलेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो जो आता है वो लिखते जाना है एंड टोटल करनी है। ठीक है, सो क्वेश्चन 10 आज का होमवर्क है एक्सरसाइज का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया क्या? एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 होमवर्क है, और क्या होमवर्क है ये पढ़ के आना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अगर आप क्वेश्चंस भी करके आ गए इलस्ट्रेशन 1, 3 एंड एक्सरसाइज का 9, तो कल हम उसके सिर्फ डाउट सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट एक्चुअल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, वो वाले क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर सकते हैं। बट आप सॉल्व करके नहीं आए तो मुझे लेना पड़ेगा। ओके, यस। एंड जहाँ पर आपको डाउट्स है स्टार मार्क करके कल पूछना है। ओके, सो कल 11 को क्लास स्टार्ट होगा, कल टाइम पे स्टार्ट होगा। आज वो टेक्निकल इशू हुआ था बैटरी का, एंड इंट्रोडक्शन भी आज करना था ना। पहले तो जो डर क्रिएट किया था वो निकालना था कि इतना डरावना है नहीं अकाउंट्स। ओके, चलो बाय बाय। मॉड्यूल से जेरॉक्स खाली भेटून जाईल? हो ना।